तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो चीन की भारत को फिर आज धमकी, कहा भारत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये 7,000 करोड़ का है कारोबार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत चीन सीमा पर बड़े तनाव के बीच भारत में कई संगठन चीनी सामान और चीनी ऐप्स का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो टिकटॉक हो या कुछ और। इसी को लेकर आज चीन ने भारत को तीखी प्रतिक्रिया दी है और चीन ने कहा है कि भारत हमारे सामान का विरोध करके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये 7,000 करोड़ का कारोबार है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के कई संगठन चीनी सामान का विरोध कर रहे हैं और इनका बहिष्कार करने के लिए कैंपेन भी भारत में कुछ चलाए जा रहे हैं। उधर चीन ने भी भारत में उसके सामान के बहिष्कार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने स्पष्ट कहा है कि भारत में कुछ अति राष्ट्रवादी हमारे सामान के खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन इनका बहिष्कार करना इतना आसान नहीं है। चीन ने कहा है कि हमारे सामान भारतीय समाज का अहम हिस्सा बन चुके हैं और ये सब 7,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार है और इसे भारत एकदम खत्म नहीं कर सकता। अगर खत्म करेगा तो भारत में सारे लोगों की नौकरी चली जाएंगी, क्योंकि हमारे बल पे ही भारत के लोग पल रहे हैं। तो ये काफी बड़ा बयान आया है और कह दिया है कि हमारा भारत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, वो खुद अपना ही नुकसान करेगा अगर वह हमारे सामान का बहिष्कार करेगा। तो ये काफी बड़ी बात कही है चीन ने। भैया आपको बता दें कि एक तरफ चीन बातचीत से मसले को सुलझाना चाह रहा है, लेकिन अपनी सेना को लगातार वह युद्ध अभ्यास भी करा रहा है और भारत से सटे क्षेत्र में तैनात कर रहा है। कल ही एक रिपोर्ट आई जिसमें यह बड़ा खुलासा हुआ था कि चीन ने कल युद्ध अभ्यास किया और भारत से सटी सीमा के पास हथियार और टैंकर पहुंचाए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कोरोना संकट के बीच 10 जून से शुरू होगा राम मंदिर का निर्माण। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कोरोना संकट के बीच अयोध्या में राम जन्मभूमि के ऊपर राम मंदिर का 10 जून से निर्माण शुरू हो जाएगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। परिसर में चल रहे समतलीकरण के बाद फाउंडेशन बनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है और इसको लेकर L&T कंपनी के अधिकारियों ने परिसर में डेरा भी डाल दिया है। वहीं मंदिर निर्माण की प्रक्रिया 10 जून से शुरू हो जाएगी, यानी 10 जून से अब राम मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है राम मंदिर को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राहुल गांधी का गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना, कहा सबको मालूम है चीन सीमा की हकीकत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार फिर से राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बिहार में एक वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित है। इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन पर आज निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि सीमा की हकीकत सभी को मालूम है, लेकिन दिल को खुश करने के लिए यह ख्याल गृह मंत्री अमित शाह का अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि लगातार चीन सीमा को लेकर लगातार भारत को हमले की धमकी दे रहा है, लेकिन फिर भी गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि ये सब कुछ ठीक है और सीमाएं सुरक्षित हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मध्य प्रदेश से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में 2 दर्जन से अधिक बसपा नेता कांग्रेस में हुए शामिल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि प्रज्ञी लाल जाटव सहित 2 दर्जन से अधिक बसपा नेताओं ने रविवार को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। जाटव पहले शिवपुरी के करेरा निर्वाचित क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात के बाद नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और ये बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हाल ही में वहां पर उपचुनाव होने हैं। क्योंकि जिन भी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और बीजेपी में शामिल हुए थे, उन सभी सीटों पर दोबारा से उपचुनाव विधानसभा के होने हैं और जिसको लेकर काफी तैयारी चल रही है। और आज ये बीजेपी को बड़ा झटका लगा है कि बीजेपी में ना जाकर 2 दर्जन से अधिक बसपा नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं और ये कांग्रेस की अच्छी जीत हुई है। देखते हैं कि मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है या नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मायावती ने दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली के लोगों के इलाज के फरमान पर जताई आपत्ति, कहा केंद्र की मोदी सरकार करे हस्तक्षेप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में केवल दिल्ली वासियों के इलाज कराने के केजरीवाल सरकार के फरमान पर आपत्ति जताई है। मायावती ने सोमवार को इस मसले में केंद्र की मोदी सरकार से हस्तक्षेप करने की अपील की है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मायावती ने केजरीवाल सरकार के इस फरमान के बाद कहा है कि दिल्ली देश की राजधानी है और ऐसे में इस तरह के फैसले दुर्भाग्यपूर्ण है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पूरे देश के लोग अपने जरूरी कार्यों के लिए आते रहते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अचानक बीमार पड़ जाता है तो उसको ये कहकर कि वह दिल्ली का नहीं है और उनका इलाज नहीं होगा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार इसमें जरूर दखल दे, क्योंकि लोग दिल्ली राजधानी है और दिल्ली में लोग आते जाते रहते हैं। अगर कोई बीमार हो गया तो उसका दिल्ली में इलाज नहीं करेगी
करेगी केजरीवाल सरकार, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी सरकार इस पर रोक लगाए और सभी का इलाज करने की अनुमति दिल्ली में दे। तो ये बहुत बड़ा बयान जो है मायावती ने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सोनिया गांधी की मोदी सरकार को नसीहत, ये राजनीति का वक्त नहीं, मनरेगा से करें लोग की मदद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट से जूझ रहे देश की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार से आज मांग की है कि लोगों की मदद के लिए मनरेगा स्कीम का इस्तेमाल किया जाए। सोनिया गांधी ने कहा कि ये बीजेपी बनाम कांग्रेस की बात नहीं है, लिहाजा मनरेगा जैसे ताकतवर प्रोग्राम का उपयोग कर सरकार देशवासियों की मदद कर सकती है, क्योंकि इस वक्त देशवासियों के पास रोजगार नहीं है। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि ये संकट का समय है, राजनीति का नहीं, ये कांग्रेस बनाम बीजेपी का मुद्दा नहीं है। मनरेगा के रूप में सरकार के पास एक शक्तिशाली सिस्टम है और भारतवासियों के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये काफी बड़ी मांग सोनिया गांधी की तरफ से आज मोदी सरकार से की गई है। बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली में कोरोना का कहर, अलका लंबा ने केजरीवाल सरकार को पूरी तरह से बताया फेल, कहा आपसे न हो पाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी का प्रकोप दिल्ली में बहुत तेजी से अब फैलने लगा है। वहीं दिल्ली में करीब 29,000 कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच गई है। इसी बीच कांग्रेस की नेता अलका लंबा ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को फेल बताया है। अलका लंबा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। दिल्ली वालों से निवेदन है कि अपने घरों में अपने बच्चों को रखें और स्कूल ना भेजें, क्योंकि बच्चों की जान बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, क्योंकि दिल्ली में कोरोना एक महामारी का रूप ले चुका है। वहीं दोनों सरकार मदद की बजाय एक दूसरे से लड़ रही हैं। साथ ही अलका लंबा ने हैशटैग आपसे ना हो पाएगा चलाया है। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि अलका लंबा का आरोप है कि दिल्ली सरकार और केंद्र की मोदी सरकार आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन वह दिल्ली की जनता का ख्याल रखने में पूर्ण रूप से फेल रहे हैं और जनता का इलाज की बजाय आपस में इस गंभीर समय में लड़ रहे हैं। तो ये काफी बड़ा हमला जो है बोला है केजरीवाल सरकार पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो हल्के बुखार गले में खराश के बाद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आइसोलेशन में, कल होगा केजरीवाल का कोरोना टेस्ट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत आज खराब हो गई है। उन्हें रविवार से हल्का बुखार और गले में खराश है। कोरोना वायरस के रिस्क को देखते हुए कल उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सोमवार की उनकी सारी मीटिंग को कैंसिल भी कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल ने कल दिल्ली में कोरोना की स्थिति की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और एहतियातन उन्हें खुद होम आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि अब कल केजरीवाल का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा कि कहीं केजरीवाल को कोरोना वायरस तो नहीं हुआ है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है दिल्ली को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण को देखते हुए नहीं खोले जाएंगे धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट। वहीं दिल्ली में भी नहीं खुलेंगी मस्जिदें। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए 9,671 कैदियों को किया रिहा। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए हमने 9,671 कैदियों को रिहा कर दिया है। अब हमने महाराष्ट्र की 60 जेलों में बंद 11,000 से अधिक कैदियों को इमरजेंसी पैरोल पर छोड़ने का फैसला लिया है। राज्य की जेलों में कुल 38,000 कैदी हैं। इसके अलावा 24 जिलों में 31 अस्थायी जेल बनाई गई हैं। तो ये काफी बड़ा ऐलान जो है महाराष्ट्र सरकार ने किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजकोट के जिस होटल में ठहरे कांग्रेस विधायक, उसके मालिक और मैनेजर के खिलाफ बीजेपी ने कराया मामला दर्ज। जी दोस्तों, आपको बता दें काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए होने वाले चुनाव की गहमा गहमी के बीच कांग्रेस विधायकों को जिस होटल में ठहराया गया था वह संकट में घिर गया है। वहीं आपको बता दें कि होटल के मालिक और मैनेजर के खिलाफ कोरोना महामारी से जंग के दौरान लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने का मामला बीजेपी की तरफ से दर्ज किया गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें ये होटल कांग्रेस के पूर्व विधायक इंद्रनील राजगुरु का बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि डिप्टी कमिश्नर मोहन सिंह जडेजा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने होटल या रिजॉर्ट को 8 जून से खोले जाने के लिए राज्य सरकारों को निर्णय लेने का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन उससे पहले ही ऐसा किए जाने पर आईपीसी के सेक्शन 118 के तहत हमने मामला दर्ज किया है और फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। हम मामले की और जांच करेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे और जरूरत हुई तो गिरफ्तारी भी की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में जो है इस मैनेजर और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज बीजेपी की तरफ से कराया गया है, क्योंकि बीजेपी लगातार फरोख्त और खरीद की राजनीति कर रही है। कई विधायकों के कांग्रेस के अभी गुजरात में खरीदा है, जिसके डर से कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को एक होटल में ठहराया था, लेकिन उसी होटल के मालिक पर जो है बीजेपी ने मामला दर्ज करवा दिया है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो यूपी शिक्षक भर्ती, प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल, बोली रौंदा जा रहा है युवाओं का भविष्य। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है, लेकिन एक महिला उम्मीदवार के नाम के कारण विवाद खड़ा हो गया है। परीक्षा में अर्चना तिवारी नाम की छात्रा ने टॉप किया है। अर्चना तिवारी की मार्कशीट पर कैटेगरी ओबीसी लिखी हुई है, इस पर लोगों ने आपत्ति जताई है। वहीं आपको बता दें कि अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं और इसको लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। प्रियंका गांधी ने लिखा कि शिक्षक भर्ती में जिस तरह से गड़बड़ियां के मामले सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। ये गड़बड़ियां पूरी व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह है। यूपी के युवाओं का भविष्य रौंदा जा रहा है। सरकार इन गड़बड़ियों से जुड़े सारे तथ्य सामने लाए ताकि युवाओं की मेहनत बेकार न जाए और भर्तियों की सही प्रणाली से विकसित हो सके और बच्चे अच्छे से जो नौकरी कर सके। तो ये काफी बड़ा हमला जो है योगी सरकार पर प्रियंका गांधी ने बोला है शिक्षक भर्ती को लेकर। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा और वो सब कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर।